आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे कि हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स सेल्स, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग या बूटलेगिंग, इन सभी माध्यम से जो इलीगल मनी इकट्ठा किया जाता है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया जाता है और फिर फाइनेंशियल सिस्टम में इलीगल मनी को भेजकर उसके ओरिजिन या उसके कहाँ से जो आया है उसको छुपा दिया जाता है और फिर बाद में लिसिट मनी या लीगल मनी जो बाहर निकलता है उसे लीगल मनी या क्लीन मनी भी बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। सबसे पहले ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में गलत एंट्री दिखाया जाता था, जिसे कि इलिजिटिमेट मर्चेंडाइज या इलीगल मर्चेंडाइज बोला जाता था। इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। बाद में यूएसए शिकागो के कुछ गैंगस्टर ने अपने लिकर बिजनेस से डेराइव्ड मनी को अल्कोहलिक ड्रिंक से डेराइव्ड मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया। बाद में फिर बैंड ड्रग्स में मनी लॉन्ड्रिंग देखने के लिए मिला। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि दैट इज प्रोवाइड एट ए एवेन्यू टू क्रिमिनल्स टू कैमोफ्लेज देयर इलीगल असेट इनटू लीगल फॉर्म्स। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने का एक साधन होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से कि कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इफेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इकोनॉमिक इफेक्ट की। इकोनॉमिक इफेक्ट में आप देखिए, सबसे पहला है कि अनफेयर कंपटीशन बिटवीन ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिजनेस। अब क्या होगा कि एक बिजनेस जो कि इलीगल मनी के माध्यम से बिजनेस कर रहा है तो वो कम प्रॉफिट पर भी अपने सामान को बेच देगा, जबकि एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन जब तक उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक उसको उस सामान को बेचना थोड़ा मुश्किल होगा। और इस तरह से एक ऑनेस्ट और एक डिसऑनेस्ट बिजनेस के बीच में कंपटीशन पैदा होगा और डेफिनेटली जो ऑनेस्ट बिजनेस है वो आगे लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और जिसके कारण से उसको बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है। दूसरा इफेक्ट आता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस। डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस मतलब कि जो सामान के दाम हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं और गरीब लोगों को सामान लेना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से क्राउडिंग आउट ऑफ ऑनेस्ट बिजनेस, मतलब कि जो ईमानदारी से लोग बिजनेस करते हैं वो लॉन्ग रन में बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिचुएशन को कंट्री में कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल होता है, जहां इलिसिट मनी या इलीगल मनी इकोनॉमी में आ जाता है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के कारण इलीगल फंड्स का, जिसके कारण से इंटरनेशनल कैपिटल का इरोजन होता है और एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर पाना, एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सोशल इफेक्ट क्या है? तो सोशल इफेक्ट में आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है अगर इलिसिट मनी, इलीगल मनी इकोनॉमी में आए। पॉलिटिकली इफेक्ट क्या होता है? ग्रेजुअली लीड्स टू कंट्रोल ओवर सोशल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इलीगल मनी धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को नष्ट करना शुरू करता है, खराब करना शुरू कर देता है। तो इलीगल मनी कितना इकोनॉमी में रहा, इसको एस्टिमेट करने का सबसे पहला जो काम किया गया था वो जॉन वॉकर के द्वारा किया गया था 1995 में। तो उन्होंने देखा
कि 2.8 ट्रिलियन डॉलर इलीगल मनी इकोनॉमी में था। बाद में फिर IMF के माइकल कैमडेसस 1998 में इन्होंने फिर इलीगल मनी को एस्टिमेट करने का काम किया और उनके अनुसार से 1.5 ट्रिलियन US डॉलर इलीगल मनी इकोनॉमी में था, जो कि GDP का 5% होता है। बाद में कुछ और लोगों ने जैसे कि ब्योन एंड स्नीडर, इन्होंने भी एस्टिमेट किया कि कितने इलीगल मनी इकोनॉमी में है। बाद में फिर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इनका भी एस्टिमेट जो कि 2009 में आया और इनके अनुसार 3.6% ऑफ ग्लोबल GDP विथ 2.7% बीइंग लॉन्डर्ड, मतलब कि जितना इलीगल मनी था उसमें से 2.7% लॉन्डर हो गया क्लीन मनी में और लीगल मनी में कन्वर्ट हो गया। UN के एस्टिमेट के अनुसार ग्लोबल GDP का कम से कम 2 से 5% इलीगल मनी है, और अगर इलीगल मनी को एक इकोनॉमी बना दिया जाए तो यह 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड का। इतना ज़्यादा मतलब हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड में इलीगल मनी घूम रहा है। इस इलीगल मनी का बैंक या फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो सबसे पहला तो रेपुटेशनल रिस्क होता है बैंक के लिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। दूसरा रेगुलेटरी एक्शन। अब रेगुलेटरी एक्शन मतलब जैसे जो भी रेगुलेटर है वो पेनाल्टी इंपोज कर देंगे बैंक के ऊपर या फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर में। मनी लॉन्ड्रिंग को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने टाइम टू टाइम डिफाइन किया है। इसमें से एक प्रयास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, जिसे कि वियना कन्वेंशन भी कहा जाता है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कुछ इस तरह से डिफाइन किया। द कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी knowing that such property is derived from any offense or from an act of participation in such offense or offense for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or assisting any person who is involved in commission of such an offense or offense is to avoid the legal consequences of his action। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है यह जानते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर किया गया किससे, किसी ऑफेंस से या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को कंसील करने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये प्रॉपर्टी में डील कर रहा है, तो ये सारा एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग से क्या इम्पैक्ट हुआ डिफरेंट बैंक्स के ऊपर में, इसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, जिसे कि BCCI भी बोला जाता था। ये 1970 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जिसके कि 70 कंट्रीज में ब्रांचेस थी, और ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, जिसे कि 1991 में आइडेंटिफाई किया गया और जो रेगुलेटर थे उन्होंने इसके संपत्ति को जब्त कर लिया, जो कि 12 बिलियन US डॉलर के करीब में आका गया था। दूसरा हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन बैंक। यूरोपियन यूनियन बैंक यह 1994 में एंटीगुआ में रजिस्टर्ड किया गया था एज ए ऑफशोर बैंक। यह बैंक फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेट बेस्ड बैंक था, जिसके कि कई सारे ब्रांचेस थे इन डिफरेंट कंट्रीज, और यह भी बैंक 1997 में कोलैप्स हो गया क्योंकि यह बैंक भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। फिर हम बात करते हैं एक और घटना की। अगस्टो पिनोचेट
यह फॉर्मर डिक्टेटर था चिली का। इसने बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था और इसने अपना पूरा धन रिग्स बैंक, वॉशिंगटन डीसी बेस्ड बैंक था, इसमें इसने जमा किया और इस बैंक ने इस पर्सन को, अगस्टो पिनोचेट को, इलीगल मनी को लीगल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद किया। बाद में रेगुलेटर्स ने इस घटना को देखा और अल्टीमेटली बैंक को और जो बैंक के प्रोमोटर थे अल्ब्रिटनो फैमिली, इन्होंने 9 मिलियन यूएस डॉलर जो पिनोचेट के विक्टिम्स थे उनको चुकाए। तो बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों में क्या अंतर है और आखिर ये क्या होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होता क्या है। अब हम बात करते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग की। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी टेररिस्ट इंटेंशन के लिए, मतलब कि जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ जो इंटेंशन है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मनी लीगल सोर्स से भी आ सकता है और इलीगल सोर्स से भी आ सकता है। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो मनी का सोर्स होता है दैट इज ऑलवेज इलीगल और दे वांट टू कंसील एंड यूज ऑफ फंड इज लीगल। मतलब कि जब मनी आता है वो इलीगल होता है, लेकिन जब उसका कन्वर्जन हो जाता है तो उसको लीगल रूप में यूज किया जाता है। जबकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मनी लीगल और इलीगल हो सकते हैं, लेकिन उसका यूज हमेशा इलीगल होता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में दोनों में एक बात कॉमन होती है कि दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज करते हैं अपने एक्टिविटी के लिए। तो मैं समझता हूं कि आपको यह चैप्टर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पे आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। हमें यह भी बताएं कि हम अपने वीडियो को कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।